नमस्कार दोस्तों, विकास एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज हम सी-टेट में पूछे गए मैथ्स पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, जो कि आपके आने वाले सी-टेट और टीचर भर्ती एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों, ये पूरे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं जो कि आपके सी-टेट एग्जाम में पूछे गए हैं और जो है दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों, आप इन प्रश्न को जरूर से एक बार देखिएगा, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। चलिए दोस्तों, अब इन प्रश्न को एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है आपका, एक शिक्षिका गणित शिक्षण के दौरान यह देखती है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को बीजगणित समझने में कठिनाई हो रही है, यानी कि अलजेब्रा पढ़ने में उनको क्या हो रही है, कठिनाई हो रही है। यह शिक्षिका एक विशिष्ट विधि द्वारा बीजगणित पढ़ाने का प्रयोग करती है और इस प्रयोग से प्राप्त जानकारी को अपनी कक्षाओं में उपयोग करती है। यह उदाहरण किसका होगा? पहला ऑप्शन है क्रियात्मक अनुसंधान का, दूसरा ऑप्शन है प्रयोग विधि से पढ़ाने का, तीसरा ऑप्शन है त्रुटि विश्लेषण का और चौथा ऑप्शन है आपका आगमनात्मक उपागम का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका क्रियात्मक अनुसंधान, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रमेय के संदर्भ में सही नहीं है ना, जो मैथमेटिकल थ्योरम है उसके बारे में जो सही नहीं है उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ये कुछ निश्चित गणितीय तथ्यों के बारे में सत्यता के सामान्यीकृत कथन है। दूसरा ऑप्शन है इन्हें गणितीय रूप में सिद्ध किया जा सकता है, गणितीय रूप में हम इन्हें क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। तीसरा है किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है। और चौथा है अप्रमाणित प्रमेय को कंजेक्चर कहते हैं, कंजेक्चर कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने का एकमात्र तरीका होता है, यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की ओर नहीं ले जाएगा? व्यावसायिक विकास की ओर जो है कौन सा इनमें से नहीं ले जाएगा? पहला ऑप्शन है सामयिक सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो शिक्षकों को अपनी शिक्षा शास्त्रीय समझ को उन्नत करने में सहायता करे। दूसरा ऑप्शन है नीतिगत कार्यान्वयन में शिक्षक को लगाना। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान को उन्नयन के लिए संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भागीदारी देना। और चौथा है गणित क्लब और अंतर विश्वविद्यालयों गतिविधियों में शिक्षकों को सहभागिता देना। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो होगा आपका गणित शिक्षकों को व्यावसायिक विकास की ओर नहीं ले जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा गणित क्लब और अंतर विश्वविद्यालयों की गतिविधियों में शिक्षक की सहभागिता करना। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित यंत्रों में से कौन सा यंत्र छात्रों द्वारा बनाया जा सकता है जो कि त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी दूर स्थित स्तंभ या इमारत की ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने में मदद करता है? पहला ऑप्शन है आपका चांदा यानी कि प्रोटेक्टर, दूसरा ऑप्शन है क्लिनोमीटर, तीसरा है थर्मामीटर और चौथा है सेट स्क्वायर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका प्रोटेक्टर यानी कि चांदा, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अवलोकन, उपाख्यानात्मक, अभिलेखन यानी कि रिकॉर्ड, प्रश्न कार्य, असाइनमेंट, रूब्रिक्स इत्यादि किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है आपका पाठ एवं इकाई योजना, दूसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम सामग्री का रख रखाव और सूची, तीसरा ऑप्शन है आकलन के साधन और तरीके हैं, चौथा है गणित प्रयोगशाला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका क्या होगा? आकलन के साधन और उसके तकनीकें हैं, जो कि अवलोकन, उपाख्यानात्मक अभिलेख, रिकॉर्ड या फिर प्रश्न कार्य, रूब्रिक्स, ये सब क्या है? आपके आकलन के एक साधन है ना, बच्चों के आकलन करने के साधन और तकनीक है, टेक्निक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालयी
समय के बाद भी विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने का सबसे उपयुक्त तरीका है ना। विद्यालय के बाद भी विद्यार्थियों की गणित के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका होगा? पहला ऑप्शन है आपका गणित क्लबों का गठन करना, जिसमें विद्यार्थियों के लिए गणित अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित हो। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कहना। तीसरा ऑप्शन है प्रचुर मात्रा में गृह कार्य देकर गणित के प्रश्न को हल करवाना। और चौथा है छात्रों को पाठ्य पुस्तक, सैंपल पेपर, प्रश्न पत्र का नमूना इत्यादि सामग्रियां मुहैया कराना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका गणित क्लबों का गठन करना, जिसमें विद्यार्थियों के गणित अधिगम से संबंधित विभिन्न गतिविधियों को कराया जाए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों को पूर्णांकों का योग सिखाने का सबसे उपयुक्त तरीका निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? यानी कि 7वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, उनको पूर्णांक का योग सिखाना है ना, तो कौन सा तरीका जो होगा सबसे उपयुक्त होगा? पहला ऑप्शन है आपका पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा का उपयोग करना और पश्चाग्र यानी कि आगे आगे पीछे विस्थापन को दर्शाना। दूसरा ऑप्शन है श्याम पट पर पूर्णांक संक्रियाओं के नियम लिखना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को पूर्णांक संक्रियाओं के नियम याद करने के लिए कहना। और चौथा है छात्रों को गाइड बुक यानी कि कुंजी का उपयोग करके प्रश्न को हल करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बच्चों को पूर्णांकों के योग सिखाने के लिए सबसे अच्छा उपयुक्त तरीका क्या होगा? तो वो होगा पूर्णांकों को दर्शाने वाली संख्या रेखा, है ना, जो इंटीजर्स को दर्शाने के लिए आप नंबर लाइन बना सकते हैं और उसमें आगे और पीछे जाने के विस्थापन को आप बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन माध्यमिक विद्यालय में भिन्नों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त मॉडल नहीं हो सकता? जो माध्यमिक विद्यालय है उसमें आपको फ्रैक्शन के बारे में पढ़ाना है, तो कौन सा मॉडल जो होगा उपयुक्त नहीं होगा? पहला ऑप्शन है आपका लंबाई या माप मॉडल। दूसरा है क्षेत्र या क्षेत्रफल मॉडल। तीसरा ऑप्शन है सेंट मॉडल और चौथा है डिवीजन यानी कि विभाजन मॉडल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका क्षेत्र या फिर क्षेत्रफल मॉडल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली पाठ्यचर्या में गणित शिक्षण का उद्देश्य है कि बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। महत्वपूर्ण गणित निहितार्थ है, जो महत्वपूर्ण गणित है वो किस पर निहित है? पहला ऑप्शन दिया गया है आपका गणित में महत्वपूर्ण सूत्रों पर बल देना चाहिए। गणित में महत्वपूर्ण सूत्रों पर क्या करना चाहिए? बल देना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है कलन विधियां गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः उन्हें महत्वपूर्ण गणित के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन है गणित में ऐसी अर्थपूर्ण समस्याओं को सम्मिलित करना चाहिए जिन्हें शिक्षक और विद्यार्थी हल करने लायक और उनके दैनिक जीवन का हिस्सा समझे। और चौथा है उन संकल्पनाओं और विषयों को गणित में महत्वपूर्ण समझना चाहिए जो कि सामाजिक आर्थिक विकास के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका गणित उस संकल्पनाओं और विषयों को गणित में महत्वपूर्ण समझना चाहिए जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करे। तो यही जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैन हिल्स की जो ज्यामिति है, ज्यामिति सोच के विकास के स्तर के अनुसार निम्न में से कौन सा स्तर दो संबंध पहचान को दर्शाता है? पहला ऑप्शन है आपका एक बच्चा समान दिखने वाली विभिन्न आकृतियों को वर्गीकृत कर सकता है, मतलब समान समान जो वस्तु दिख रही है उसको वो वर्गीकृत कर सकता है। दूसरा है आपका
बच्चा आकार अभिविन्यास के आधार पर नहीं बल्कि गुणों के आधार पर आकृतियों की पहचान और वर्गीकृत करता है। तीसरा ऑप्शन है बच्चा किसी दिए गए ज्यामितीय आकार के सामान्य गुणों को अनौपचारिक रूप से निकाल सकता है और इन गुणों के बीच संबंध को देखने में सक्षम होता है। चौथा है एक छात्र ज्यामिति के निगमनात्मक स्वयं सिद्ध प्रणालियों का अनुसरण कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो वो हो जाएगा आपका एक छात्र ज्यामिति के निगमनात्मक स्वयं सिद्ध प्रणालियों का अनुसरण कर सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एनसीएफ यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? जो प्राइमरी विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय, उसमें गणित के पाठ्यक्रम का भाग नहीं है, उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है अनुपात, दूसरा है चौपड़ यानी कि टाइलिंग, तीसरा है सममिति और चौथा है प्रतिरूप। तो प्राथमिक विद्यालय में जो गणित के पाठ्यक्रम में किसको शामिल नहीं किया गया है? तो वो होगा आपका अनुपात, रेशियो को शामिल नहीं किया गया। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? जो गणित में उपलब्धि है उसके कम होने का कारण जो है क्या हो सकता है? पहला ऑप्शन है व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता, दूसरा है लिंग, तीसरा है गणित का स्वरूप और चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका गणित का स्वरूप। गणित का स्वरूप जो है वो गणित में उपलब्धि कम होने का कारण हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है छात्रों की आंकड़ों के संग्रहण की समझ की आकलन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या होगा? यानी कि छात्रों में आंकड़ों की समझ को आपको आकलन करना है तो सबसे उपयुक्त रचनात्मक कार्य क्या होगा? पहला ऑप्शन है कक्षा में विचार विमर्श करना, दूसरा है वर्ग पहेली, तीसरा ऑप्शन है आपका सर्वेक्षण पर आधारित परियोजना बनाना और चौथा है भूमिका अभिनय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका भूमिका अभिनय, है ना। भूमिका अभिनय एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप जो आंकड़ों, छात्र जो है उसमें आंकड़ों के संग्रहण की समझ का आप आकलन कर सकते हैं। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका रचनावादी कक्षा में दशमलव की गुणन का परिचय देने के लिए नींद में अत्यधिक उपयुक्त कौन सी होगी? जो अत्यधिक उपयुक्त होगा उसको हमें बताना है। पहला ऑप्शन है दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ उपयोग करना और उसके बाद दशमलव के गुणन का परिचय देना। दूसरा ऑप्शन है दशमलव को विभिन्न में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना। तीसरा ऑप्शन है दशमलव को पूर्ण संख्याओं में परिवर्तित करना और फिर गुणन करना और चौथा है औपचारिक लर्न विधि का उपयोग करके प्रश्न को हल करना और उसके बाद अभ्यास के लिए कार्य पत्रिका देना। तो कौन सा ऑप्शन जो होगा रचनावादी कक्षा में दशमलव की गुणन परिचय देने के लिए अत्यधिक जो होगा, ये नींद जो होगा दोस्तों आपका यहाँ पे गलत होगा, है ना, नींद नहीं होगा, ये मिस प्रिंट हो गया, मिस टाइप हो गया, है ना। जो परिचय देने के लिए, गुणन का परिचय देने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? वो हो जाएगा दशमलव को प्रदर्शित करने के लिए ग्राफ का उपयोग करना और उसके बाद दशमलव की गुणन का परिचय देना। तो ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कंचे खेल में, कंचा का एक खेल है में रेणु 4 कंचे हार जाती है ना। जो कंचे के खेल में रेणु 4 कंचे को हार जाती है, उसके पास 7 कंचे बचे थे। 7 होगा दोस्तों, ये 7 होगा, है ना, 7 आप याद रखिएगा, ये 7 है ना, 7 टाइप हो गया, 7 कंचे बचे हैं। उसने कितने कंचे के साथ खेल शुरू किया था कि उपरोक्त प्रश्न का उदाहरण है? तो ये जो प्रश्न है वो किस चीज का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है आपका योग पर संधारात्मक प्रश्न है, दूसरा है खुले सिरे वाले प्रश्न है, तीसरा ऑप्शन है बहुविकल्पीय प्रश्न है और चौथा है आपका
व्याकरण पर आधारित प्रश्न का संदर्भित प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो होगा आपका, क्या हो जाएगा? योग पर आधारित एक संदर्भात्मक प्रश्न है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आपके मैथ्स पेडागॉजी के प्रीवियस ईयर प्रश्न, जिसको हमने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यहाँ पे कुछ एरर हो जाती है, प्रिंट जो हम टाइप करते हैं, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, आप उसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो है दोस्तों टाइप करते समय थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो आप उसको इग्नोर करिएगा, ध्यान ना दीजिएगा, है ना। आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।